तो यहाँ हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ग्रेविटेशंस के। ऑल दिस न्यूमेरिकल्स डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेटर। तो द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। अ बॉडी वेइंग 60 kg ऑन अर्थ हैज़ वेट ऑन द मून। तो पहले ऐसे देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑन अर्थ, ऑन मून, मास एंड वेट। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर अर्थ में जी है और एक बॉडी है जिनका मास m हो तो वेट होगा m इंटू जी अर्थ के केस में। सिमिलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून अगर जी डैश है और बॉडी का मास सेम ही रहेगा यूनिवर्स में, तो m ही है, तो वेट होगा m इंटू जी डैश। ये हमें पता है। अब यहाँ दिया है कि मून का जो एक्सेलरेशन है 1/6 ऑफ अर्थ है, तो जी डैश इज इक्वल टू 1/6 जी। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ वेट होगा m इंटू जी डैश मीन्स 1/6 इंटू जी, दैट मीन्स 1/6 mg। इसका मतलब कि अर्थ पे जो भी वेट है उसका 1/6 वेट होगा मून पर। तो अर्थ पर वेट अगर 60 kg वेट है तो मून पे हो जाएगा वो 1/6 ऑफ 60 kg वेट, सॉरी इट इज़ 10 kg वेट। तो आंसर है इनका 10 kg वेट। यहाँ पर पूछ रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 times दैट ऑफ बी। हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन देन दैट ऑफ बी। तो ये टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बीच का न्यूमेरिकल है। ये सारे में सेम केस काम आती है जी कि t² इज़ प्रोपोर्शनल टू r³। तो ये ए का केस है, ये बी का केस है। ए के केस में मैं ले लेता हूँ कि टाइम पीरियड टी ए है और डिस्टेंस जो है आर ए है, और इसमें टी बी है और डिस्टेंस आर बी है। बोल रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए इज अराउंड द सन इज 8 times दैट ऑफ बी। तो अगर इनका टाइम पीरियड टी है तो इनका टाइम पीरियड 8t है, ऐसा मैं ले लिया। हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन देन दैट ऑफ बी। मतलब कि आर ए का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है आर बी से। तो बेसिकली मुझे आर ए माइनस आर बी निकालने को कहा है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इस एक्सप्रेशन से कि t² इज़ प्रोपोर्शनल टू r² मैं लिख सकता हूँ कि ta² बाई tb² इज इक्वल्स टू ra³ बाई rb³। ठीक है, तो ta कितना है 8t होल स्क्वायर डिवाइड बाई tb कितना है t² इज इक्वल्स टू ra नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ ra बाई आर बी नहीं पता मैं लिख देता हूँ आर बी, और दोनों ही होल क्यूब है। ओके, अब मैं इधर आगे लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर मीन 64 t² बाई t² इज इक्वल्स टू आर ए बाई आर बी होल क्यूब। यहाँ t² कट जाते हैं। तो हमें पता है कि ये क्यूब रूट ऑफ 64 ये होता है इक्वल्स टू 4। कैसे कि 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर आप करें तो ये 64 होता है। तो इनका क्यूब रूट होता है, जैसे कि 16 का रूट स्क्वायर रूट होता है 4। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। वैसे ही 64 का क्यूब रूट होता है 4, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। तो मैं अगर दोनों साइड क्यूब रूट लगाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ 4 इज इक्वल्स टू आर ए बाई आर बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आर ए इज इक्वल्स टू 4 आर बी। लेकिन क्या मुझे ये निकालना है? नहीं, मुझे आर ए माइनस आर बी निकालना है। तो आर ए पता है 4b हो गया और आर बी तो आर बी है, तो इक्वल्स टू 3 आर बी। तो हमारा आंसर है कि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में 3 आर बी डिस्टेंस ज़्यादा है अर्थ से, सन से। ओके, सो माय आंसर इज 3 आर बी। एक और पीरियड वाले न्यूमेरिकल है। तो टाइम द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ सर्टेन प्लैनेट इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is t
if its period of revolution in an orbit of radius 4r will be। तो केस 1 में क्या है, हमारा टाइम पीरियड t1 है t और डिस्टेंस r1 है r। केस 2 में पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड बताओ अगर जो डिस्टेंस r2 है वो 4r हो। तो सेम लगाएंगे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये तो मैं लिख सकता हूँ t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 क्यूब बाई r2 क्यूब इज इक्वल्स टू t1 पता है t स्क्वायर हो जाएगा, फिर t2 नहीं पता है तो ये t2 स्क्वायर लिख देते हैं इज इक्वल्स टू r1 पता है r है तो ये r क्यूब हो जाएंगे, और r2 पता है 4r है तो ये 4r होल क्यूब हो जाएंगे, जिसे मैं लिख सकता हूँ r क्यूब बाई 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 डैट मीन्स 64। तो मैं लिख सकता हूँ 64 r क्यूब। फिर ये r क्यूब कट जाता है तो 1/64। अब मुझे क्या करना है t बाई t2 होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 1/64। अब मैं दोनों साइड अगर रूट लगाऊँ इधर भी और इधर भी तो ये t/t2 हो जाएंगे, और इनका रूट होता है 1/8, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ t2 इज इक्वल्स टू 8t। यही हमारा आंसर है। इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 8t होगा। तो दिस इज माई आंसर। ओके, यहाँ बोल रहे हैं 2 प्लैनेट ऑफ रेडियाई इन द रेशियो 2:3। तो उनका रेडियाई जो है मैं कैपिटल R से लिखता हूँ, r1/r2 इज इक्वल्स टू 2/3 दिया है। आर मेड अप ऑफ द मटेरियल ऑफ डेंसिटी इन द रेडियस 3:2। तो इनका ρ1/ρ2 जो है वो इक्वल्स टू 3/2 है। देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द 2 प्लैनेट। तो मुझे g1/g2 निकालने को कहा गया है। मैं जानता हूँ कि g इज इक्वल्स टू gm/r² होता है, जहाँ मैं m को लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम को लिख सकता हूँ 4/3 पाई r क्यूब रो, r क्यूब, और ये डेंसिटी का रो। तो मैं सेम यहाँ प्लेस करूँ तो g 4/3 पाई r क्यूब रो बाई r²। ठीक है, ये r² और ये r कट यहाँ से कट जाएंगे तो ये सिर्फ r बच जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी r रो। ये हमारा एक्सप्रेशन है g का। ठीक है, तो g1 क्या हो जाएगा, g1/g2 भी लिख सकते हैं। तो g1/g2 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई g, क्योंकि g कांस्टेंट है यूनिवर्सल। अब r1/ρ1 और इधर 4/3 पाई g r2/ρ2। 4/3 पाई पाई g कैंसिल, रह गया r1/ρ1/r2/ρ2। इसे मैं लिख सकता हूँ r1/r2 इंटू ρ1/ρ2। ठीक है, अब ये दिया ही है ना, r1/r2 इज 2/3 लिख सकता हूँ 2/3। ρ1/ρ2 दिया है 3/2, ये भी लिख सकता हूँ 3/2। सॉल्व करूँगा तो दोनों कटकर 1 आ जाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ, g1/g2 इज इक्वल्स टू 1। तो रेशियो उनका क्या है, g1/g2 इज इक्वल्स टू 1, मीन्स g1:g2 इज इक्वल्स टू 1:1। यही हमारा आंसर है। ओके, फिर यहाँ देख लेते हैं। इमेजिन अ न्यू प्लैनेट हैविंग सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ बट इट इज़ 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज। डेंसिटी सेम है लेकिन साइज जो है वो बड़ा है, अच्छी बात है। If the acceleration due to gravity on the surface of the earth is g, then acceleration and that on the surface of the new planet is g dash, तब मुझे g और g डैश के बीच में रिलेशन निकालना है। तो पहले बात बोल रहे हैं कि डेंसिटी सेम है लेकिन साइज जो है वो अलग है, 3 टाइम्स दी बिगर देन दी अर्थ इन साइज। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है, हमारा न्यू प्लैनेट है।
इनका डेंसिटी रो, इनका डेंसिटी रो। इनका साइज़ अगर रेडियस लेता हूँ r, तो इनका रेडियस जो है 3 टाइम्स बिगर है ना, तो ये 3r है। इनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और इनका g डैश है। अब ये g और g डैश के बीच में रिलेशन निकालना है। हमें इन जनरल पता है कि g को लिख सकते हैं g इक्वल्स टू 4/3 पाई जी आर रो। कैसे? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिराइव किया हमने कि g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी आर रो, तो वैसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अर्थ के केस के लिए मैंने लिख दिया है। अब ये जी डैश, इस केस के लिए क्या होगा, जी डैश इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी, यहाँ पर आर कितना है, 3r है, और रो क्या है, सेम है, तो ये हमारा रो। अब मुझे इनके बीच का रिलेशन निकालना है। मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी 3r रो डिवाइड बाई 4/3 पाई जी आर रो। 4/3 पाई पाई जी आर आर रो रो, तो सिर्फ 3। इसका मतलब है जी डैश इक्वल्स टू 3g। ये हमारा आंसर है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं। मास, अ मैन वेट्स 80 kg ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में उनका वेट 80 kg है। दी हाइट अबव द ग्राउंड वेयर ही विल वेट 40 kg इज। तो अगर अर्थ के सरफेस पे उनका वेट 80 kg है, सरफेस पे 80 kg है, तो कितने हाइट ऊपर जाने के बाद उनका वेट जो है 40 kg हो जाएगा। 40 kg वेट, यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे 80 kg वेट है, 40 kg वेट कितने हाइट पे हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। अर्थ का रेडियस भी दे रखा है, ये कैपिटल आर जो अर्थ का है 6400 किलोमीटर है। फिर देखते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g है, तो वेट जो है वो 80 वेट जो है वो mg होगा। और एक पर्टिकुलर हाइट पे जब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश होगा तो वेट एम जी डैश होगा। अब ये कह रहा है कि एम जी जो है इज इक्वल्स टू 80 kg वेट है, और एम जी डैश जो है इज इक्वल्स टू 40 kg वेट है। तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करूँ, एम जी बाई एम जी डैश इज इक्वल्स टू 80 kg वेट बाई 40 kg वेट इज इक्वल्स टू 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एम एम भी कट जाएगा, तो जी बाई जी डैश इज इक्वल्स टू 2 और जी डैश इज इक्वल्स टू जी बाई 2। तो हमारा जी डैश जो है वो जी बाई 2 है। ठीक है, तो कितने हाइट पे हमारा जी डैश जी बाई 2 होगा वो ही निकालने से हमारा काम हो जाएगा। एक्सप्रेशन हमें पता है ऊपर जाने का क्या होता है, जी डैश इज इक्वल्स टू जी ब्रैकेट में आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये हमारे ऊपर जाने का एक्सप्रेशन है। और जहाँ पर ऑलरेडी कह चुका है कि जो जी डैश है इक्वल्स टू जी बाई 2 होना चाहिए, तो ये जी डैश की जगह मैं लिख देता हूँ जी बाई 2 इज इक्वल्स टू जी आर, आर भी दिया है 6400 किलोमीटर, मैं बाद में यूज करूँगा, आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ से मैं ये जी जी भी काट देता हूँ, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल्स टू आर प्लस आर, आर बाई आर प्लस, मतलब आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। इसे अगर दोनों साइड रूट करूँ तो लिख सकता हूँ आर बाई आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो लिख सकता हूँ √2r इज इक्वल्स टू आर प्लस एच, और लिख सकता हूँ √2r माइनस आर इज इक्वल्स टू एच लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ एच इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इंटू आर। तो √2 माइनस 1 क्या होता है, 0.414 इंटू आर। आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 6400 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर है, याद रखना है किलोमीटर। तो इसे मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं
2650 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो मोटा मोटी ये हमारा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पर जो वेट है बॉडी उस व्यक्ति का 80 के जगह 40 kg वेट हो जाएंगे। ओके। हाइट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value on the surface। मतलब सेम बात पूछ रहे हैं कि अगर सरफेस पे जी है तो कितने हाइट पे जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% ऑफ जी हो जाएगा। ओके, यही पूछना है मुझे, एच निकालना है। हमें एक्सप्रेशन पता है कि जी डैश इज इक्वल्स टू ये यहाँ हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे जी डैश कहते हैं। तो जी डैश इक्वल्स टू 1.1% ऑफ जी हो जाएगा कितने हाइट पे। तो जनरल एक्सप्रेशन हमें पता है जी डैश इज इक्वल्स टू जी आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। हमें जी डैश कितना चाहिए, 1% ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। 1% of g means 1/100 into g is equals to g r by r plus h होल स्क्वायर। यहाँ से ये जी कट जाते हैं तो ये है 1/100 इंटू इक्वल्स टू r/r प्लस एच होल स्क्वायर। बोथ साइड रूट कर दूंगा तो ये 1/10 इज इक्वल्स टू r/r प्लस एच लिख सकता हूँ। फिर मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो r प्लस एच इज इक्वल्स टू 10r, और फिर लिख सकता हूँ h इज इक्वल्स टू 10r माइनस r इक्वल्स टू 9r। तो हमारा आंसर है h इक्वल्स टू 9r। तो अर्थ के सरफेस से अगर मैं 9 टाइम्स ऑफ द रेडियस 9r ऊपर जाऊँगा तो एक ऐसा जगह आएगा जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% ऑफ द डैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रह जाएगा। तो दिस इज माई आंसर। यहाँ देख लेते हैं। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो किस हाइट पे रोटेट कर रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ से 5r पे। तो ये अगर सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये सेंटर है, सरफेस से सेंटर से सरफेस कितना हो जाएगा, यही तो r हो जाएगा। और फिर यहाँ से कितने ऊपर में रोटेट कर रहे हैं, 5r पे। ठीक है ना। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हमें पता है v0 ऑर्बिटल जो स्पीड होता है। ओके, वो स्पीड तो पूछा ही नहीं है यहाँ पर। और फिर दूसरे बार पूछ रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट बताइए इन आवर्स एट अ हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर 2r हाइट पे मैं जाऊँ तो वहाँ पर जो ऑर्बिट सैटेलाइट रोटेट करेंगे उनका टाइम पीरियड क्या होगा। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट, इनका एक रिलेशन है t² इक्वल्स टू r³। तो फर्स्ट केस में क्या है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है t1 r1, और सेकंड केस को मैं ले लेता हूँ t2 r2। क्योंकि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो अर्थ के साथ ही रोटेट करेंगे, तो ये 24 आवर्स इनका टाइम पीरियड होता है। और इनका हाइट क्या है, हाइट 5r है, लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ से अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये 6r है। तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेकेंड केस में क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस होना चाहिए, सरफेस से r है तो सेंटर ऑफ द अर्थ से 3r, और मुझे इनका टाइम पीरियड निकालना है, बस इतना ही। अब मैं ये यूज करके लिख सकता हूँ t1/t2 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1/r2 होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर t1 कितना है 24, t2 कितना है निकालना है, मुझे पता नहीं है। ओके, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 कितना दिया है 6r, और r2 कितना है 3r, और इनका भी होल क्यूब। तो मैं ये r काट देता हूँ, ये और ये काट कर 2 लिख सकता हूँ। तो 2 का होल क्यूब मतलब होता है 8। ओके, अब मैं यहाँ से रूट करूँगा तो 24/t2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। दोनों साइड अगर मैं रूट करूँ तो 24/t2 इज इक्वल्स टू √8। √8 को
क्या लिख सकता हूँ, 2√2 भी लिख सकता हूँ. ओके, सो 24/T2 इज इक्वल्स टू 2√2. देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू 24/2√2. यहाँ से ये और ये काट कर 12 लिख सकता हूँ. सो 12/√2, 12/√2. 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 6/√2, और इसे लिख सकता हूँ √2 × 6. दैट मीन्स एक्चुअली 6√2, 6√2. तो मैं ये आंसर है इस तरीके से भी छोड़ सकता हूँ कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो 6√2 है. चाहूँ तो √2 के जगह 1.44414 लिख कर इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ 8.4 अप्रॉक्स आवर्स में. ये हमारा टाइम पीरियड है, ये भी आवर्स में, क्योंकि हमने ये भी आवर्स में लिया है इसलिए ये सब आवर्स में होंगे. The height at which weight of a body becomes 1/16 its weight on the surface of the earth. तो किस हाइट पे जाकर वेट 1/16 हो जाएंगे सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो वेट था उनसे. तो हमें यहाँ भी सेम बात है, हमें पता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर जी है तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर वो जी डैश हो जाने वाला है. और यहाँ से रेडियस अगर है आर और ये हाइट है एच, ठीक है. तो यहाँ से किस हाइट पे जाकर 1/16 हो जाने वाला है. तो अर्थ पे अगर वेट है वो mg से मिलता है और सर एक हाइट पर जाकर वेट mg डैश से मिलता है. तो बोल रहे हैं कि जो mg डैश है इस पर्टिकुलर हाइट पे जाकर जो वेट होगा वो 1/16 टाइम्स और दैट ऑफ mg होगा सरफेस ऑफ अर्थ से. तो मैं लिख सकता हूँ mg डैश इज इक्वल टू 1/16 mg. यहाँ से m कट जाता है तो मुझे mg डैश इज इक्वल टू 1/16 या g/16 है ये पता चल गया, ठीक है. अब मैं हाइट का एक्सप्रेशन जानता हूँ, जी डैश इज इक्वल्स टू जी r/r+h² ऐसा होता है. और यहाँ पर जी जी डैश बता दिया गया है, g/16 है. कैसे पता चला, इस टाइप के एक स्टेटमेंट से, जी डैश r/r+h². यहाँ से ये कट जाता है, मैं लिख सकता हूँ 1/16 इज इक्वल्स टू r/r+h². ठीक है, बोथ साइड रूट करूँगा तो 1/4 इज इक्वल्स टू r/r+h. थोड़े अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो r+h इज इक्वल्स टू 4r. देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 4r - r मीन्स 3r. ये हमारा h है, ठीक है. तो एट व्हाट हाइट वेट विल बिकम 1/16, तो एट h इक्वल्स टू 3r वेयर r इज द रेडियस दी गई है. तो एट h इक्वल्स टू 3r वेट हो जाएगा 1/16 दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, अब कुछ और न्यूमेरिकल्स है जो मैडम के सर ने कराए हैं उसे भी देख लेते हैं. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो बॉडी है जिनका मास mm है, रेडियस r है, डिस्टेंस r है. अगर बोथ मासेस शुड बी डबल, दोनों मास को मैं डबल कर दूं और उनके बीच के डिस्टेंस जो है वो उनको हाफ कर दूं, तो फिर नया फोर्स क्या होगा. तो पहले पुराने फोर्स की बात कर लेता हूँ. फोर्स ओल्ड क्या है, जी एम इंटू एम बाई r². तो जी m² / r² है ओल्ड फोर्स. न्यू फोर्स क्या होगा, न्यू में मुझे क्या करना है, मासेस को डबल करने हैं, मतलब ये 2m और ये 2m हो जाएंगे और इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ करना है, मतलब ये r/2 हो जाएंगे. तो मैं लिख सकता हूँ जी 2m इंटू 2m बाई डिस्टेंस जो है वो r/2 होल स्क्वायर है ऐसे. तो इसे अगर सॉल्व करूँ तो लिख सकता हूँ gm² और ये 2 को 4 डिवाइडेड बाई r² बाई नीचे क्या है, ये भी तो स्क्वायर होगा तो ये भी 4 हो जाएगा ऐसे. फिर मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो लिख सकता हूँ 16 gm² बाई r². तो अब क्या होगा, नया फोर्स क्या होगा, सो माई न्यू फोर्स विल बी 16 टाइम्स दी, ये क्या है, ये ओल्ड फोर्स है ना, देखिए. सो इट विल बी 16 टाइम्स दी ओल्ड फोर्स. ये हमारा आंसर है. अगर इस केस में बोल रहे हैं
कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और जिनका 3 साइड का ही लेंथ आर है और इनके वर्टिसेस पे मैंने एक मास रखा है स्मॉल एम, ठीक है, तीनों में ही स्मॉल एम है। ओके, अब मुझे बताना है कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द बॉडी, मतलब इस स्मॉल एम पे दोनों के कारण, ये एम के कारण और ये एम के कारण नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ये मुझे बताना है। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, हमें पता है कि ये सारे एंगल्स जो है वो 60 डिग्री होते हैं, ये भी एंगल 60 डिग्री है। तो मैं सबसे पहले इसे कंसीडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे किसी एक कंसीडर कर लेता हूँ कि मुझे बी पे देखना है कि फोर्स नेट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड सी। तो मैं सबसे पहले फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए देखता हूँ, क्या होगा, जी मास दोनों का क्या है, सेम है, m इंटू एम डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का फोर्स। डायरेक्शन क्या होगा, m के लिए पकड़ लेता हूँ कि ये इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये सी भी तो इसे टानेगा अपने तरफ, अट्रैक्ट करेगा। तो इनका क्या होगा, जी इंटू इनका भी मास एम, इनका भी मास एम, तो m इंटू एम बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो आर स्क्वायर, तो ये भी है सेम। अब नेट फोर्स क्या होगी, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, नेट क्या होगा, मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में जिसे मैं एफ बी सी कहता हूँ और एक फोर्स इस डायरेक्शन में जिसे मैं एफ बी ए कहता हूँ। इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट कुछ बीच में ऐसे आएगा और उनका वो होगा हमारा एफ नेट। और हमें एफ नेट पता है कि ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से कि एफ नेट होता है इज इक्वल्स टू रूट ओवर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन f1 एंड f2। तो हमारा ये एक f1 पकड़ लीजिए, ये f2 पकड़ लीजिए, तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, अब f1 और f2 दोनों ही ये है, ये f1 भी ये वैल्यू है, f2 भी ये वैल्यू है, दोनों सेम है, तो मैं इसे भी f इसे भी f पकड़ लेता हूँ, ठीक है, दोनों ही f है और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ एफ स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं लिखूँगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, पता होना चाहिए हमें। तो मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू हाफ, तो ये हाफ हाफ कट जाते हैं, तो इक्वल्स टू रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मीन्स रूट ओवर 3f स्क्वायर मीन्स रूट 3f। तो हमारा नेट फोर्स क्या हुआ, इज इक्वल्स टू रूट 3 और f तो दिया है जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो नेट फोर्स ऑन एनी मास, चाहे वो ए पे हो ये वाला मास, चाहे ये वाला मास, चाहे ये वाले मास, किसी भी एक मास पे नेट फोर्स इज गिवन बाई दिस रूट 3 जी एम एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वेरी गुड न्यूमेरिकल। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं कि दो मास है, उनके बीच का डिस्टेंस आर है, दोनों एम है। बोथ मासेस शुड बी डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ऑल्सो डबल्ड। तो मास को भी मैं डबल कर दिया हूँ, ये भी 2m, ये भी 2m और उनके बीच का डिस्टेंस भी डबल कर 2r। तो अब नया फोर्स क्या होगा, फोर्स ओल्ड पहले देखता हूँ, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, एम एम बाई आर स्क्वायर मीन्स जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। न्यू फोर्स क्या होंगे, जी, अब ये तो मास डबल है तो 2m इंटू 2m बाई आर, इनके बीच का आर भी तो डबल करके 2r हो गए, तो 2r स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये ठीक है, ये 2 इंटू 2 ऊपर 4 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर मीन्स 4, ये दोनों कट कर सेम रह जाएंगे।
Gm²/r², ठीक है ना। और यही तो ये है, दोनों ही सेम है, मीन्स F न्यू इज इक्वल्स टू F ओल्ड। इस केस में दोनों ही फोर्स हमारा सेम रह जाएगा, फोर्स पे कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ कह रहे हैं कि एक m है, एक 4m है, फाइंड द पोजीशन वेयर नेट फोर्स इज 0, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो बता रहे कि एक ऐसा पोजीशन बताओ जहाँ पर नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो मैं पकड़ लेता हूँ कि ये एक पोजीशन है जहाँ पर नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा, और वो डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस जो है वो x है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस होगा r-x, ठीक है। नेट फोर्स 0 का क्या मतलब हुआ कि इस पोजीशन में हमारा जो भी मास होगा उनको इस डायरेक्शन में जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस m, इस डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ 4m। देयरफॉर दिस टू फोर्स विल कैंसिल ईच अदर, सो नेट फोर्स इस पोजीशन में 0 होगा। तो इसे करते हैं। तो ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट में हमारा जो बॉडी है उनका मास 1 kg है, ठीक है। ये जस्ट कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो हमारा बॉडी है उनका मास 1 kg है। तो इस डायरेक्शन में 1 kg को जो फोर्स लग रहा है वो F1 ले लेता हूँ, और इस डायरेक्शन में 1 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 ले लेता हूँ। इस डायरेक्शन में F2 है, इस डायरेक्शन में F1 है, इस 1 kg पे। तो देयरफॉर सिंस नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 चाहिए मुझे, देयरफॉर ये भी लिख सकता हूँ देयरफॉर कि F1 इज इक्वल्स टू F2 होना चाहिए। F1 क्या है, G इंटू M इंटू 1 kg, क्योंकि ये एक मास और ये 1 kg वाला एक मास, डिवाइडेड बाई इनके बीच के डिस्टेंस इज x² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी G इंटू 4m इंटू 1, क्यों, ये 4m मास है और यहाँ पर 1 kg, ये दो मास हो गए। यहाँ पर एक m मास है और ये एक 1 kg, डिवाइडेड बाई इनके बीच के डिस्टेंस क्या है, r-x होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा देखें तो मैं ये G, ये M काट सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 1/x² इज इक्वल्स टू 4/r-x होल स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/r-x होल स्क्वायर। देखिए, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर है, मैं इसे हटा सकता हूँ, 1/x इज इक्वल्स टू 2 माइनस r-x, ऐसा लिख सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, r-x इज इक्वल्स टू 2x, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि r इज इक्वल्स टू 2x प्लस x, दैट मीन्स 3x, और मैं फिर यहाँ से लिख सकता हूँ कि r इज इक्वल्स टू 3x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू r/3। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से मैं r/3 डिस्टेंस आ जाऊँगा, यहाँ से मैं r/3 डिस्टेंस आ जाऊँगा, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0। तो मैंने निकाल लिया दैट एट x इक्वल्स टू, ये मास m है, ये मास 4m है, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ से एट अ लोकेशन ऑफ r/2 ये r/3 ये डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा नेट फोर्स जो है इक्वल्स टू 0 होगा। तो एट x इक्वल्स टू r/, क्योंकि हमने इसे x कंसीडर किया है तो ये वाला डिस्टेंस r/x है। अगर मैं इस साइड वाले को x कंसीडर करता तो वो कुछ और वैल्यू आते, तो वो वैल्यू क्या आते, वो r-x, दैट मीन्स एक्चुअली 2r/3 वो आता है, इस साइड के वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 2r/3, ओके। सेम न्यूमेरिकल है, सिमिलर टाइप के, बस यहाँ पर पूछना है, ये m है, ये 9m है। अब इनके बीच में मुझे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा। तो मैं फिर यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ कि एट अ डिस्टेंस x, ये एट अ डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x है, नेट फोर्स 0 होगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस मैं कंसीडर करूँगा r-x, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल 0 है और इस इधर पे 1 kg मास रखा है ईजी करने के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, इस साइड का फोर्स F1 है, इस साइड का फोर्स F2 है, तो इस 1 kg मास को इस साइड टाना जा रहा है बाई F1, और इस साइड फोर्स लग रहे हैं बाई F2। तो सिंस
एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर F1 इज इक्वल्स टू F2। F1 क्या होगा, G इंटू एम इंटू 1 kg बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 क्या होगा, G इंटू ये 9m इंटू ये 1 kg डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस विच इज़ r माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं G और M काट दिया, तो मैं लिख सकता हूँ r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 9। कुछ नहीं किया हूँ मैं, ये पूरे टर्म को यहाँ ले गया बस। तो r माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये बोथ साइड को मैंने रूट कर दिया हूँ। तो r माइनस एक्स होल स्क्वायर का रूट होगा r माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का रूट होगा x। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट 9 होगा 3, सो इट इज़ 3। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, और लिख सकता हूँ r इज इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x। फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल्स टू r/4। तो ये हमारा हो गया आंसर कि m मास से मुझे r/4 डिस्टेंस जाना होगा, तब मुझे एक लोकेशन मिलता है ये वाला, जहाँ पर नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, फिर एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ सरफेस। सीधा ही बोल दिया गया है कि मुझे g ऑन अर्थ सरफेस कैलकुलेट करना है। मुझे पता है g इज इक्वल्स टू GM/r² होता है, क्योंकि अर्थ सरफेस है, g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो हमें पता ही है। इनका वैल्यू क्या है, इनका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये इनका वैल्यू है। क्योंकि मैं अर्थ सरफेस पे जी निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे अर्थ का मास चाहिए। तो अर्थ का मास मुझे याद रखना होगा इस केस में 6 इंटू 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास है। अर्थ की रेडियस भी मुझे याद रखने होंगे। अर्थ का रेडियस है इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर को तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अब मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मुझे g मिल जाएगा। g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 ये एक टर्म इंटू m मतलब 6 इंटू 10⁻24 ये एक टर्म डिवाइडेड बाई r 6400 इंटू 10⁻³ ये एक टर्म, इनका स्क्वायर मतलब ये दो बार लिख सकता हूँ 6400 इंटू 10⁻³। अब इसे अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो मुझे g का वैल्यू मिलेगा। तो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, करना फिजिबल नहीं है, लेकिन करेंगे तो पता चलेगा 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इनका आंसर है। नहीं तो इतना निकाल कर भी एग्जाम में रख सकते हैं, इन केस इट कम्स। यहाँ पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ g फॉर अ प्लैनेट हुज रेडियस एंड मास शुड बी डबल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का क्या है, अर्थ के केस में मैं कंसीडर करता हूँ रेडियस r है और मास m है, और जो अदर प्लैनेट है उनके केस में बोल रहे हैं कि रेडियस एंड मास दोनों ही डबल है, मतलब ये 2r है ये 2m है, तब मुझे g का वैल्यू निकालना है। इस केस में g क्या है, g हमें पता है GM/r² होते हैं। तो इस केस में g क्या होंगे, g यहाँ पर 2m बाई ये r है तो ये 2r² ये होगा हमारा। इस केस में इक्वल्स टू लिख सकता हूँ g 2m/4r²। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2/4 अलग कर GM/r², इसे काटूंगा तो 1/2 आएगा, तो 1/2 GM/r²। और ये GM/r² तो ये g है ना, तो ये लिख सकता हूँ 1/2 g। तो हमारे जो ये सेकेंड प्लैनेट है उसका g में अगर g देखूँ g डैश, तो g डैश इज इक्वल्स टू 1/2 g। ज़्यादातर मैं इसे ऐसे
इनका आर को आर डैश, कैपिटल एम को एम डैश और जी को जी डैश लिखूँगा तो एक अच्छा टर्म आ सकता था इस टाइप से। तो मैं लिख सकता था कि जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम डैश बाई आर डैश स्क्वायर, फिर जी डैश इक्वल्स टू जी डैश इक्वल्स टू जी डैश इक्वल्स टू जी डैश इक्वल्स टू और जी डैश इक्वल्स टू। तो यहाँ पर एम डैश इक्वल्स टू 2m है और जी डैश इक्वल्स टू 2r है। उसके बाद पॉड पर बैठा कर ये आ रहा है। तो हमारा न्यू जी डैश इज इक्वल्स टू हाफ जी। कब? जब मास डबल हो जाए और रेडियस भी डबल हो जाए ऑफ द न्यू प्लैनेट। तो बेसिक चीज़ यही है कि जी इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। इस केस में अगर डैश डैश लगा रहे हैं तो जी डैश इक्वल्स टू जी एम डैश बाई आर डैश स्क्वायर, यही है, लेकिन एक्सप्रेशन यही सेम है। ओके, यहाँ पे अब मुझे बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी फॉर अ प्लैनेट हुज रेडियस एंड डेंसिटी शुड बी डबल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो भी है, अर्थ का रेडियस अगर आर है और डेंसिटी रो है, तो ये इस प्लैनेट के को मैं आर डैश और रो डैश बोलता हूँ। तो आर डैश जो है वो डबल है, मीन्स 2r है, और रो डैश भी डबल है, 2 रो है। अब मुझे जी निकालना है। तो मैं जानता हूँ जी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर जी रो, ये होता है हमारा जी। फिर इस केस में क्या होगा, जी डैश इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर डैश जी रो डैश, ठीक है। तो 4/3 पाई आर डैश को मैं लिख सकता हूँ 2r, जी को जी लिखूँगा और रो डैश को लिख सकता हूँ 2 रो। तो लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर जी रो, ये 2 इंटू 2 मीन्स 4, ठीक है ना। अब ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म ही तो है जी, सो इट इज़ 4g। तो हमारा जी डैश इज इक्वल्स टू 4g। ये हो गया एक्सप्रेशन कि जब रेडियस ऑफ द अर्थ डबल हो जाएंगे, डेंसिटी भी डबल हो जाएंगे, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रेजेंट। सो जी डैश इक्वल्स टू 4g। ये हमारा आंसर है।